हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूपीएससी ईपीएफओ का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन सीरीज होता है उसको पढ़ेंगे, जो यूथ कंपटीशन टाइम्स का है। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें सेक्शन वाइज है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है औद्योगिक संबंध, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज है, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, कंप्यूटर एंड सोशल सिक्योरिटी। तो अभी फ़िलहाल हम इस समय इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपदान संदाय अधिनियम 1972 के अधीन कर्मचारियों को देय उपदान की अधिकतम राशि कितनी है? तो इसका आंसर है 20 लाख। यहाँ पे दिया है, ग्रेजुएटी अधिनियम संशोधन 2019 के तहत सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले या संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारी को मिलती है। श्रम मंत्रालय ने 10 लाख की राशि को बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है, जो 1 जनवरी 2016 से सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्र में लागू है। नेक्स्ट है, किसी वयस्क कर्मकार के लिए एक सप्ताह में काम करने हेतु अनुमत घंटों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 48 आवर्स। किसी भी वयस्क कर्मकार के लिए कर्मकार को आप में 48 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं करा सकते हैं। नेक्स्ट है, वह अधिकतम अवधि क्या है जिसमें समुचित सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दरों की समीक्षा करेगी और उन्हें संशोधित करेगी? तो ये अवधि है 5 आवर्स, सॉरी 5 ईयर्स। यह अवधि है 5 ईयर्स। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 भारत की संसद द्वारा पारित एक श्रम कानून है जो कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण करता है। यह अधिनियम सरकार को विनिर्दिष्ट रोजगारों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत है। इसमें 5 वर्षों के अंतराल पर पहले से निर्धारित न्यूनतम मजदूरियों की समीक्षा करने तथा उनमें संशोधन करने का प्रावधान है। नेक्स्ट है, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कुमार एडोलिसेंट कौन है? कुमार एडोलिसेंट वो हैं जिन्होंने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो लेकिन वो 18 वर्ष की आयु से कम हो। हाँ, यहाँ 1 नंबर, जिन्होंने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, 18 वर्ष से कम हो, वो कुमार एडोलिसेंट में आते हैं। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार ये वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी बताया है। नेक्स्ट है, किसी नियंत्रित उद्योग क्या आशय किसी नियंत्रित उद्योग का क्या आशय है? तो इसका आंसर होगा कोई ऐसा उद्योग जिसका संघ द्वारा नियंत्रण में लिया जाना किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित कर दिया गया है, वो नियंत्रित उद्योग है। यानी कि जो संघ द्वारा अधिनियमित है या फिर संघ द्वारा नियंत्रण के अधीन है, वो नियंत्रित उद्योग है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। औद्योगिक विकास अधिनियम 1951 के अंतर्गत केंद्र सरकार को सौंपी गई नियंत्रण शक्ति किसी ऐसे औद्योगिक उपक्रम की जो उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, समग्र रूप से अथवा उसके किसी भाग की प्रबंध व्यवस्था को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के लिए बढ़ा दी जाती है। नेक्स्ट है, किसी श्रमिक संघ ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए अपेक्षित सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो 7 सदस्य। मजदूर संघ अधिनियम 2001 के अंतर्गत कामगारों के किसी मजदूर संघ को तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि 10% या 100 जो भी कम हो या न्यूनतम 7 कामगार प्रतिष्ठान उद्योग में न लगे या नियुक्त किए गए हों जिसके साथ पंजीकरण के लिए आवेदन करने की तिथि को ऐसे मजदूर संघ के सदस्य जुड़े न हों। नेक्स्ट है, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के उपबंध के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन विवादों को व्यवसाय विवाद माना जाता है? तो इसका आंसर है नियोजन, अनियोजन, श्रम परिस्थितियाँ। यहाँ पे इसको इंग्लिश में देखेंगे एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट, कंडीशन ऑफ लेबर। इन तीनों को ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के अंतर्गत विवादों को व्यवसाय विवाद माना जाता है।
क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसका क्वेश्चन इसको मिलान करना है हमें। तो बंदी किसे कहते हैं? तो बंदी ये वो है जो किसी नियोजन स्थान का अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाना, ये बंदी कहलाएगा। कर्मकार, कुशल अकुशल अथवा शारीरिक कार्य करने के लिए किसी उद्योग में नियोजित कोई व्यक्ति, वो कर्मकार होगा। हड़ताल यानी कर्मचारियों द्वारा काम बंद कर दिया जाना, यह हड़ताल है। और तालाबंदी प्रबंधन द्वारा घोषित कार्यस्थल की अस्थायी बंदी तालाबंदी है। तो 1 2 4 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, निर्माण कार्य समिति, सुरक्षा समिति और कैंटीन प्रबंधन समिति किसकी उदाहरण है? तो ये सब प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी के उदाहरण है। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। किसी व्यावसायिक संस्था की सफलता में श्रमिकों का योगदान अहम होता है। यदि श्रमिक कार्य का संचालन सही तरीके से नहीं करते हैं तो संस्था को हानि का सामना करना पड़ सकता है। श्रमिकों का अपना संगठन होता है। श्रमिक संगठन प्रबंधन कार्यों में भाग ले सकते हैं। श्रमिकों द्वारा अपने हितों की रक्षा के लिए कई समितियां बनाते हैं, उसमें से निर्माण कार्य समिति, सुरक्षा समिति, कैंटीन प्रबंधन समिति, प्रबंधन में कर्मकारों के भागीदारी इत्यादि, ये सब उदाहरण है। नेक्स्ट है, फिलाडेल्फिया के घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक ILO के लक्ष्यों और उद्देश्यों का भाग नहीं है? तो पहले हम जान लेते हैं कि भाग कौन सा है। तो श्रमिक एक वस्तु नहीं है, इस ILO के सम्मेलन में ये घोषित हुआ था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संघ की स्वतंत्रता सतत विकास हेतु अनिवार्य है। और किसी भी स्थान पर गरीबी हर एक स्थान पर संपन्नता के लिए खतरा है। ये तीनों सम्मेलन के उद्देश्यों के भाग हैं। ये 4th नंबर नहीं है। इसका हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे क्योंकि जरूरी है। ILO के 26वें सम्मेलन जो 1944 में हुआ था, इस सम्मेलन में ILO के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को घोषित किया गया था। प्रश्न में दिए गए लक्ष्यों में से 3 लक्ष्य सही हैं। सही उद्देश्य इस प्रकार है: अभाव के खिलाफ युद्ध, प्रत्येक देश के भीतर सतत और ठोस अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण द्वारा बेदर्द ताकत है, जिसमें कर्मचारियों और नियोक्ताओं तथा सरकार के लोगों के साथ बराबरी के दर्जे का आनंद लेने के लिए सरकार के साथ शामिल हो। नेक्स्ट है, रॉबर्ट हॉक्सी द्वारा चिन्हित संघवाद के 5 कार्यमूलक प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा एक अपवाद है? तो इसका मतलब है कि रॉबर्ट हॉक्सी द्वारा चिन्हित संघवाद के 5 कार्यमूलक प्रकारों में कौन सा एक नहीं है। तो हम पहले जान लेते हैं कि कौन सा है। तो व्यापार संघवाद है, स्वार्थचालित संघवाद है, क्रांतिकारी संघवाद है, विकासवादी संघवाद नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रॉबर्ट हॉक्सी द्वारा चिन्हित 5 कार्यमूलक निम्नलिखित हैं: व्यापार संघवाद, क्रांतिकारी संघवाद, स्वार्थचालित संघवाद, अनुकूल संघवाद और निर्भरता संघवाद। विकासवादी संघवाद नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें किसी औद्योगिक विवाद में शामिल कामगारों एवं नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों को एक तीसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के समक्ष एक साथ लाया जाता है और उसकी मध्यस्थता के द्वारा वे परस्पर संतोषजनक सहमति पर पहुंचते हैं? तो उसे हम सुलह करेंगे। एक्सप्लेनेशन है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार कामगारों तथा नियोक्ताओं के बीच हुए विवाद को समाप्त करने के लिए एक मध्यस्थ कार्य करते हैं। इस विवाद की समाप्ति की दशा को सुलह या समझौता कहा जाता है। नेक्स्ट है, औद्योगिक नियोजन अस्थायी आदेश अधिनियम 1946 के अंतर्गत सत्यापित किसी अस्थायी आदेश के अनुप्रयोग या निर्वचन से संबंधित प्रश्नों को विचारार्थ किसे भेजा जा सकता है? इसका आंसर है श्रम न्यायालय। औद्योगिक नियोजन अस्थायी आदेश 1946 के अंतर्गत किसी अस्थायी आदेश के अनुप्रयोग के संबंधित प्रश्नों को विचारार्थ के लिए श्रम न्यायालय को भेजा जाता है। श्रम न्यायालय इस प्रश्न पर विचार करके आदेश पारित करती है। नेक्स्ट है, ऐसे संघ को क्या कहा जाता है जिसकी सदस्यता में बहुत से उद्योगों, रोजगारों और शिल्पकारों में कार्य करने वाले कामगारों को शामिल किया जाता है? तो ऐसे उद्योगों को सामान्य संघ कहा जाता है। ऐसे संघ को सामान्य संघ कहा जाता है जिसकी सदस्यता में बहुत से उद्योगों, रोजगारों और शिल्पकारों में कार्य करने वाले कामगारों को शामिल किया जाता है। सामान्य संघ बनने की शुरुआत 19वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्रिटेन में हुई थी। ये आपसे पूछ सकता है कि कहाँ हुई थी। नेक्स्ट है,
औद्योगिक संबंधों का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिप्रेक्ष्य इस परिकल्पना पर आधारित है कि दोनों ही दल आर्थिक और साथ ही साथ राजनीतिक शक्ति के लिए प्रयास करते हैं और उनके पास अवसर होता है। तो ये होगा बहुवादी परिप्रेक्ष्य। औद्योगिक संबंधों में बहुलवादी परिप्रेक्ष्य किसी भी संगठन को विभिन्न हित समूहों के समूह के रूप में देखता है। यह इस परिकल्पना पर आधारित है कि दोनों ही दल, जिसमें प्रबंधक तथा मजदूर दल आते हैं, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को अपने हित में मोड़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा संस्थापित केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन हम पहले देख लेते हैं। पहला है बोर्ड के निर्दलीय सदस्यों में से कोई एक, बोर्ड के नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों में से कोई एक, और है बोर्ड के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों में से कोई एक, और सरकार द्वारा मनोनीत केंद्र सरकार का एक पदाधिकारी। तो इसका आंसर होगा बोर्ड के निर्दलीय सदस्यों में से कोई एक। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा संस्थापित केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष का चुनाव बोर्ड के निर्दलीय सदस्यों में से किसी एक को चुना जाता है, जिसका चुनाव बहुमत के आधार पर होता है। नेक्स्ट है डॉक्टर एयक्रोड का सूत्र किसके निर्धारण से संबंध रखता है। तो डॉक्टर एयक्रोड का सूत्र न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण से संबंध रखता है। नेक्स्ट है और हाँ ये इंपॉर्टेंट है, भारत में वेतन आयोग द्वारा न्यूनतम मजदूरी निर्धारण में एयक्रोड फॉर्मूले का विशेष ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट है गैर नकदी लाभ के रूप में चिकित्सा लाभ भारत में पहली बार किसके अंतर्गत प्रदान किया गया था। तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत भारत में गैर नकदी लाभ के रूप में चिकित्सा लाभ को पहली बार प्रदान किया गया था। इसके लिए कार्ड बनवाना पड़ता है जिसे ESI कार्ड कहते हैं, जिसके अंतर्गत चिकित्सा सेवा भी शामिल है और चिकित्सा सेवा का लाभ देना राज्य सरकार का दायित्व है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्णन उपबंध अधिनियम 1952 के अंतर्गत नहीं है। तो हम पहले जान लेंगे कि अंतर्गत कौन सा है। तो पेंशन है, भविष्य निधि है, पेंशन, भविष्य निधि, जमा संबंध बीमा सभी है, क्षति प्रतिकर नहीं है। यहाँ पे कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्णन उपबंध अधिनियम 1952 के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि, जमा बीमा संबंध तथा कर्मचारी पेंशन योजना आते हैं, क्षति प्रतिकर इसमें नहीं आते हैं। नेक्स्ट है कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर होगा इसका नाम 2009 में बदलकर कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम हो गया था। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 का नाम कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 2009 द्वारा बदलकर कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम कर दिया गया। शेष विकल्प सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विधान व्यापक सामाजिक सुरक्षा विधान है। तो व्यापक सामाजिक सुरक्षा विधान है कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्णन उपबंध अधिनियम। EPFO 2012 में कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्णन उपबंध अधिनियम एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा विधान है, जिसके अंतर्गत भविष्य निधि योजना, बीमा योजना तथा पेंशन योजना तीनों आते हैं। भविष्य निधि योजना, बीमा योजना और पेंशन योजना इसके अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्णन उपबंध के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है उपादान संदाय अधिनियम 1972 के अधीन देय उपादान की अधिकतम सीमा क्या है। देय उपादान की अधिकतम सीमा 10 लाख है। उपादान संदाय अधिनियम 1972 के अधीन देय उपादान की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए, जो वर्तमान में 20 लाख रुपए हो चुकी है। ये सबसे पहला वाला क्वेश्चन था हमारा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र में लगे कामगारों के हितों की रक्षा करना है। तो इसका आंसर है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों में लगे कामगारों के हितों की रक्षा करना है, असंगठित क्षेत्रों में। नेक्स्ट है प्रसूति पर सुविधा अधिनियम 1961 के में प्रसूति काल के दौरान कितने सप्ताह की मजदूरी का उपबंध है। मैटरनिटी लीव, तो उसके लिए 12 सप्ताह की लीव मिलती है।
यहाँ इस अधिनियम के अंतर्गत प्रसव से 6 सप्ताह पूर्व और 6 सप्ताह बाद तक महिला कर्मी को वैतनिक अवकाश प्रदान किया जाता है, अर्थात 12 सप्ताह की मजदूरी का प्रबंध करता है। नेक्स्ट है जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम। जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम इसके अंतर्गत पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो इसका आंसर है संस्थानिक प्रसव को बढ़ावा देने का प्रयास करता है और माँ को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग का वीडियो खत्म होता है। औद्योगिक ये इंडस्ट्रियल रिलेशन का जितना भी वीडियो था 25 क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।